स्टडी विद दिव्या ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो कर लिए जाते थे उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के करों का प्रचलन था। जैसे तोल कर जो चीज़ बेची जाती थी उसके लिए अलग % कर का विधान था। नाप कर बेची जाने वाली, गिन कर बेची जाने वाली, व्यापारियों के लिए जुए से प्राप्त, ऐसे अनेक प्रकार के कर थे जो अनेक तरह से लिए जाते थे। तो आइए देखते हैं क्या था। तोल कर बेची जाने वाली वस्तु पर वस्तु के मूल्य का 5% बिक्री कर लिया जाता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में जो वस्तु तोल कर बेची जाती थी उस पर 5% बिक्री कर लिया जाता था। जो वस्तु नाप के बेची जाती थी उस पर 61/4% बिक्री कर लिया जाता था। ठीक है, नाप कर बेची जाने वाली वस्तु पे 61.4% बिक्री कर लिया जाता था। गिन कर बेची जाने वाली वस्तु पर 11/2% बिक्री कर लिया जाता था, जिसे गिना जा सके। व्यापारियों से वर्तनी अर्थात पथ कर लिया जाता था। जुए से प्राप्त कर जीते हुए धन का 5% लिया जाता था कर के रूप में। अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलता है और वह जीत गया तो उसे जीते हुए धन का 5% जो है कर के रूप में देना पड़ता था। वेश्याओं से एक महीने में 2 दिन की आय कर में ली जाती थी। मतलब एक महीने में वो जो 2 दिन पैसा कमाती थी उसे कर के रूप में शासन को देना होता था। ग्राम समूह से एक मुश्त पिंड लिया जाता था। मतलब पूरे महीने भर का एक बार लिया जाता था। और ग्राम समूह, जितने ग्राम समूह थे उनके सभी ग्राम समूहों का मिलाकर कर देना होता था। ठीक है, विविध नामक कर लिया जाता था जो कि चारागाह कर था। इसके पहले मैंने बताया भी है, विविता अध्यक्ष वो चारागाहों का अध्यक्ष होता था। रज्जु सर्ग नामक भूमि के माप के लिए एक कर लिया जाता था जिसे रज्जु सर्ग कर कहा जाता था। रज्जु सर्ग कर, हिरण कर नकद था जो कैश के रूप में देते थे, और उदग नाम से एक सिंचाई कर दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार करों के विभिन्न प्रकार थे और विभिन्न % थे। अब बढ़ते हैं नगर प्रशासन। उनका नगर प्रशासन कैसा था। तो मौर्यों के नगर प्रशासन के विषय में जो जानकारी मिलती है वह मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक से। मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के संबंध में पोलीब्रोथा, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता है, उस समय पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो नगर प्रशासन के संबंध में जो मेगास्थनीज में उल्लेख मिलता है वो पोलीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र का विवरण दिया है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में। और उन्होंने अपनी इंडिका में लिखा है कि पोलीब्रोथा में नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यीय एक सभा थी जिसमें 5-5 सदस्यों की 6 समितियां थीं। इन 6 समितियों से क्या करते थे, वे अपने राज्य का प्रशासन का संचालन करते थे। ठीक है, और वो समितियां कौन कौन सी थीं। तो वो समितियां थी, उनकी पहली जो समिति थी वो शिल्पकला समिति। यह सड़क निर्माण, सार्वजनिक भवन निर्माण व देखभाल तथा शिल्पकला से संबंधित थी। ठीक है, आगे है जनसंख्या समिति। दूसरा, जनसंख्या समिति वह समिति होती थी जिसमें जन्म मरण का पंजीकरण होता था, उनका लेखा जोखा होता था। और यही समिति जो है उस समय जनगणना का कार्य करती थी कि उनके शासन काल में कितने युवा हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बुजुर्ग हैं और कितने बच्चे हैं, जैसे आज होता है। तीसरी समिति थी विदेशी समिति। यह समिति नगर में आने वाले विदेशियों के भोजन आवास का प्रबंध करती थी तथा विदेशियों के गतिविधियों पर नज़र रखती थी। अच्छा, अब जो चौथी समिति थी उसे हम कहते हैं उद्योग समिति, उद्योग व्यापार समिति। यह उद्योग एवं व्यापार का प्रबंधन देखती थी। ठीक है, यह भी एक समिति थी जो उद्योग और व्यापार का
प्रबंधन देखती थी। 5वीं समिति थी वस्तु निरीक्षक समिति। यह जो बाज़ार में चीज़ें बेची जाती थीं, वस्तुएं, उनकी शुद्धता की जांच करती थी और यह वस्तु निरीक्षक समिति कहलाती थी। 6वीं समिति थी कर निरीक्षक समिति। यह कर वसूली करना तथा कर की चोरी को रोकना इसका कार्य था। मतलब ये टैक्स लेती थी, लेकिन अगर कोई टैक्स देने में चोरी कर रहा है या टैक्स लेकर चोरी कर रहा है तो उसको रोकने का कार्य करती थी। ठीक है। इसके बाद है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रमुख अधिकारी होता था वह एस्ट्रोनॉमी होता था। ठीक है। तो ये इतना जो उद्धरण मिलता है, मतलब जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन का उद्धरण मिलता है, वह उद्धरण हमें कहाँ से मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका से। इसके बाद है अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ। मौर्यकाल में ये तो इकाइयाँ थीं, लेकिन अन्य प्रशासनिक इकाइयाँ भी थीं जिनके बारे में जानकारी, छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए, मौर्यकालीन साम्राज्य प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अनेक प्रांतों में विभक्त था और इन प्रांतों को क्या बोला जाता था? चक्र बोला जाता था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य अपनी पूर्णता के समय 5 चक्रों में विभक्त था। अब ये चक्र क्या होते थे तो मैं इसको आगे बताऊंगी। प्रत्येक चक्र में सम्राट द्वारा एक प्रांतपति नियुक्त किया जाता था जिसे कुमार कहा जाता था। ठीक है। प्रत्येक प्रांत मंडलों में विभक्त होता था जिसे देश कहा जाता था। ठीक है। प्रत्येक प्रांत जो है मंडलों में विभक्त होता था और जिसे देश कहते थे, और यहाँ के अधिकारी को क्या बोला जाता था? प्रादेशिक या महात्मा थे। मंडल जिलों में विभक्त होता था जिसे विषय या आहार कहा जाता था। यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता था वह समाहर्ता या रज्जुक कहलाता था। जिले के नीचे अनेक ग्राम समूह होते थे, जैसे स्थानीय। ये जो स्थानीय ग्राम समूह थे, इसमें 800 गांव होते थे और इसकी 3 इकाइयाँ होती थी। ठीक है। इसके 800 गांव होते थे और इनकी 3 इकाइयाँ होती थी। इसके बाद आता है द्रोणमुख। द्रोणमुख में 400 गांवों का समूह होता था और द्रोणमुख नामक एक अधिकारी नियुक्त होता था उसमें। फिर है खरवाटिक। यह 200 गांवों का समूह था और संग्रहण, यह 10 गांवों का समूह था। सबसे छोटा समूह था जिसे गोप कहा जाता था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्य काल में गोप किसे कहा गया, तो 10 गांवों के समूह को गोप कहा गया। आगे देखिए, प्रशासन के सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। ठीक है। यहाँ ग्रामिक या ग्रामपति की व्यवस्था थी जो कि गांव की देखभाल करता था और यही गांव का प्रतिनिधि होता है जिसे आज के समय में हम प्रधान कह सकते हैं। ठीक है। हर साल ग्राम पंचायत के चुनाव हर 5वें साल होता है ना, तो इसी तरह से मौर्य काल में जो सबसे छोटी इकाई होती थी गांव होती थी। यहाँ पर भी एक प्रधान होता था और ये गांव की देखभाल करता था और यह गांव का प्रतिनिधि होता था। अब सुनिए, चक्र क्या था, कौन कौन से चक्र थे मौर्य काल में। तो सबसे पहला जो चक्र था वो था उत्तरापथ। ठीक है। जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तीसरा चक्र था मध्य देश जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चौथा चक्र था अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। 5वां चक्र था कलिंग जिसकी राजधानी थी तोशाली। मध्य देश में किसी भी कुमार की नियुक्ति नहीं की जाती थी, नहीं की गई थी, कभी की भी नहीं गई थी, क्योंकि जो चक्रों के जो वहाँ के मतलब प्रधान होते थे उन्हें कुमार, वहाँ पर एक कुमार की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन जो मध्य देश था वहाँ पर किसी भी कुमार की नियुक्ति कभी नहीं की गई। अब बढ़ते हैं अशोक के अभिलेखों की तरफ। तो अशोक के अभिलेखों की खोज जो है सर्वप्रथम टिफेन थेलर नामक एक पादरी ने 1750 में की थी। किसने की थी?
टिफिन थैलर, हालांकि कभी पूछता नहीं है ये, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यही पूछता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ठीक है, लेकिन टिफिन थैलर नामक एक पादरी ने 1750 में अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और उन्होंने जो पहला अभिलेख पढ़ा था वह दिल्ली का टोपरा अभिलेख था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृत थी। ठीक है, इसके बाद अशोक जो है, आप सभी जानते हैं कि अशोक अपने अभिलेखों में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग करता था। एक ब्राह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि, आरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। ये 4 प्रकार की लिपियां यूज करता था। धौली एवं जौगढ़ से प्राप्त दीर्घ शिलालेख में लेख नंबर 11 और 12 और 13 नहीं मिलते हैं, जबकि यहाँ से 2 पृथक लेख मिलते हैं, धौली और जौगढ़ से। इसके बाद पाकिस्तान से प्राप्त, यहाँ दिन हो गया है, इसको कट करके यहाँ पे आप दीर्घ पढ़िए। दीर्घ शिलालेखों की जो लिपि है, पाकिस्तान से जितने भी दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए उनकी लिपि है खरोष्ठी, ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म में आस्था व्यक्त किए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सबसे पहले पूछता भी है कि किस अभिलेख में जो है बौद्ध धर्म में आस्था की जानकारी प्राप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा भाब्रू लघु शिलालेख में। अगला है एरागुंडी से दीर्घ एवं लघु शिलालेख दोनों मिले हैं, एरागुंडी। अगला है द्वितीय दीर्घकालीन शिलालेख में अशोक द्वारा अपने साम्राज्य एवं पड़ोसी राज्यों में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध कराए जाने का उल्लेख है। इसका उल्लेख मतलब अशोक के किस अभिलेख में है? द्वितीय दीर्घ शिलालेख में उन्होंने मनुष्य तथा पशुओं के लिए इलाज कराए जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसके बाद आता है रुमिनदेई। रुमिनदेई में एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है जिसमें अशोक ने लिखा है कि वहाँ से जो बलि कर मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया और जो भूमि कर पहले 1/4 थी उसको घटाकर 1/8 कर दिया है। और मुझे मतलब ये अभिलेख अच्छी तरह से याद भी है, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाती हूँ। आपने पढ़ा होगा BA सेकेंड ईयर में देवान पियन पियदसिन लाजिन वसा पिसितेन अतन अगाज महेते हित बुधे जाते शक मुनिते। ठीक है, ऐसे करके 2 लाइन और है। तो देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आए और यहाँ से उन्होंने यहाँ जहाँ पर शाक्य मुनि पैदा हुए थे वहाँ पर चौड़ी चारों तरफ से एक दीवार बनवाई। ठीक है, बलि नामक कर ख़त्म कर दिया और जो कर वहाँ पर पहले 1/4 लिया जाता था उसको घटाकर 1/8 कर दिया। तो ये जो लेख मिलता है ये अशोक के रुमिनदेई स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। और अभी इलाहाबाद और कौशाम्बी से जो लघु लेख मिला है, लघु स्तंभ लेख मिला है, उस अभिलेख को अभी नहीं मिला है, पहले ही मिला है। उसी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। और मुझे आश्चर्य है कि मैं इस प्रश्न को अभी हाल के ही एग्ज़ाम में देखी कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो इलाहाबाद कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है, प्रथम पृथक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ, प्रथम पृथक अभिलेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान हैं। ठीक है, अपने पहले अभिलेख में ये बात बोलता है कि यहाँ जो सभी मनुष्य हैं वो मेरे संतान के समान हैं। और 5वें दीर्घ शिलालेख में अशोक द्वारा अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म
नामक अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 13वें दीर्घ शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये एक संक्षिप्त जानकारी थी अशोक के अभिलेखों के विषय में। अब हम कल की वीडियो में अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण करके बताएंगे कि कौन कौन से अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं और उसमें क्या लिखा गया है, किस लिपि में है। तो इसके लिए अगली कक्षा का इंतज़ार करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।